Yeah, good morning friends. Today we will be discussing कि one should buy a house और rent a house. ये हम जब से भी एडल्ट होते हैं हमारे पेरेंट्स का प्रेशर होता है, हमें डिसीजन लेना होता है कि एक्चुअली करना क्या चाहिए. तो बेसिकली वी विल बी एनालाइजिंग कि हमें व्हाट इज द राइट वे टू लुक एट इट. परचेज करना ज़्यादा बेटर है या रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर है. और लोग जो घर परचेज करते हैं वो क्यों परचेज करते हैं. तो बेसिकली पीपल बाय हाउस फॉर टू रीजन. एक तो है इमोशनल रीजन और एक है फाइनेंशियल रीजन. तो वी कैन हेल्प यू इन द फाइनेंशियल रीजन एंड वी विल जस्ट डिस्कस ब्रीफली अबाउट द इमोशनल रीजन की इमोशंस क्या क्या होते हैं. घर खरीदना एक स्टेटस सिंबल है. पहले भी आप जब भी किसी से मिलेंगे देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही विल ट्राई टू फिगर आउट कि आपका जो घर है वो आपका अपना है या रेंटेड है. पेरेंट्स की डिजायर होती है कि उनके जो भी बच्चे हैं उनका अपना मकान हो. एक पीस ऑफ माइंड होता है जब आप अपने घर में होते हैं. आप अपना इंटीरियर अपने तरीके से करा सकते हैं. सोशल स्टेटस बन जाता है ये. और कई बार पीयर प्रेशर भी होता है कि अगर मेरे 4 या 5 फ्रेंड हैं और उनमें बाकी लोगों ने हाउस परचेज कर लिया है तो मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली पीयर प्रेशर आ जाएगा. और एक रीजन है कि जब आप एक लाइफ आपने यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं. तो आप एक अच्छे एड्रेस पे जाना चाहते हैं. तो वी से दैट एज ए लाइफ स्टाइल कंफर्ट. उसके लिए भी लोग घर को अपग्रेड करते हैं. पुराने घर से नए घर में जाने की कोशिश करते हैं. तो बट ये कि ये जो भी हमारे जब मेरी सजेशन है कि जब हम घर परचेज करते हैं, जो पहला घर है परचेज कर रहे हैं तो उसमें इमोशनल रीजन हो सकता है. बट जब दूसरा घर परचेज कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट तब हमारे लिए केवल फाइनेंशियल एंगल होना चाहिए. हमें इमोशनल एंगल की तरफ नहीं जाना चाहिए. फाइनेंशियल रीजन क्या क्या हो सकते हैं. फाइनेंशियल रीजन आर फोर्स सेविंग. कई बार जैसे ही लोगों का अच्छा जॉब लगता है वो पैसा खर्च करना स्टार्ट करते हैं. वो 5 लाख की घड़ी और फॉरेन ट्रेवल एंड ऑल द लेटेस्ट गैजेट इन द टाउन वो परचेज करने लगते हैं. तो कई बार पेरेंट्स या कई बार लोग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो घर परचेज कर लेते हैं जिससे उनकी सेविंग फोर्स हो जाएगी. जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट क्लास में हो रहा है. उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. आजकल टैक्स बेनिफिट है. अगर आप टैक्स बेनिफिट में आप और आप अपने स्पाउस के साथ या पेरेंट्स के साथ जितने भी लोग ज्वाइंटली घर परचेज करते हैं तो सभी को अंडर सेक्शन 24 2 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो आपकी इनकम में से माइनस हो जाता है. एक सभी क्या है कि एक वाइडली हेल्ड बिलीफ है कि जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा लॉन्ग रन में बढ़ती है. तो इट इज ए बेसिकली लॉन्ग टर्म असेट ग्रोथ. ये ठीक है या गलत है दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. जॉब स्टेबिलिटी है हमारे पास तो हमें बेसिकली देन वन कैन थिंक ऑफ द बाइंग ए हाउस कि नाउ माय जॉब इज सिक्योर्ड. वी कैन इन्वेस्ट इन अदर फिक्स्ड एसेट ऑल्सो. और एक है रिवर्स मॉर्टगेज भी है. इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है रिवर्स मॉर्टगेज. जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर आप 30 ईयर की एज से स्टार्ट करते हैं आपने ईएमआई देना स्टार्ट किया और मान लो 30 ईयर की ईएमआई देते हैं. वंस यू रिटायर एट 60 तो आप उसको एज ए रिवर्स मॉर्टगेज बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक में रख के आप उनसे यू कैन फिक्स अप सम ईएमआई बेस्ड ऑन द वैल्यूएशन. दोज बैंक विल गिव यू ऑन एवरी मंथ बेसिस. आपको कुछ पैसा फिक्स कर देंगे आपको मिलता रहेगा जो कि बाद में जब आप की प्रॉपर्टी आप किसी को हैंड ओवर करते हैं या उसको फिनिश करना चाहते हैं तो वो जो लोन है वो आपको पे ऑफ करना होगा. सो दैट इज द रिवर्स मॉर्टगेज. तो एज वी डिस्कस कि इसका फाइनेंशियली रीजन है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी हमेशा अच्छा रिटर्न देती है. वो ठीक है या गलत है. तो ये हमने अभी इंडेक्स निकाला है कि 2009 से लेके और 2021 तक प्रॉपर्टी की रेट्स में क्या ग्रोथ हुई है. तो ये ग्रोथ जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें जो रिटर्न आया है वो 5.43% है विच इज नॉट वेरी ग्रेट. बड़ा है बट ऐसा नहीं है कि इट हैज जस्ट बीटन द इन्फ्लेशन. तो अगर हम केवल
सिंपल इसी लॉजिक से परचेज कर रहे हैं कि नहीं, इट इज ए वेरी अप्रिशिएटिंग असेट एंड वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन दैट मे नॉट बी द केस. तो पॉइंट्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए हाउस. जब आप घर परचेज कर रहे हैं तो पहले अपने आप लिक्विड एसेट क्रिएट कीजिए. कम से कम 3 to 5 ईयर का एनुअल इनकम आपका लिक्विड एसेट में होना चाहिए. लिक्विड एसेट से मतलब है आपका बैंक एफडी हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स में हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं. दूसरा, आपको अपना नेचर ऑफ जॉब भी देखना है. नेचर ऑफ जॉब का मतलब है कि आपकी जॉब में मोबिलिटी कितनी है. जैसे आपका एक फिक्स जॉब है और आपका कोई ट्रांसफरेबल नहीं है, तो देन यू कैन कंसीडर कि आप चलो आपने अपने वर्क प्लेस के पास अब घर ले सकते हैं. बट अगर आपका जॉब मोबाइल है, आज आप दिल्ली में हैं और कल आप मुंबई होंगे या ओवरसीज होंगे, तो आपको एक बार डिसाइड करना चाहिए. देन इट इज बेटर टू डेफर द बाइंग ऑफ द हाउस. क्योंकि एक बार आपने घर ले लिया है तो इवन इफ द वर्क प्लेस इज वेरी फार, बट यू विल स्टे इन योर ओन होम, और डेली आप कम्यूट में 2 से 3 घंटे आप खर्च कर रहे हैं. और अगर आपने घर परचेज नहीं किया है, आप रेंट पर हैं, तो इमीडिएटली यू कैन शिफ्ट टू नियर टू द वर्क प्लेस, तो सेव कपल ऑफ आवर्स. तो वो भी एक डिसीजन लेना है आपको. और यंग एज में आई विल डिस्करेज एनीवन टू गो फॉर बाइंग ए हाउस. आप पहले सेटल हो जाइए, वंस गेट मैरिड, स्टेबिलिटी है, बच्चों के स्कूल वगैरह आते हैं, देन यू टेक द डिसीजन कि हमें घर परचेज करना है. और देयर फ्यू अदर पॉइंट विच विल बी डिस्कसिंग कि अगर हम घर परचेज कर रहे हैं तो हमारा बाकी गोल्स इससे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. कई बार में एक बड़ी घर परचेज करने के चक्कर में हमारी बाकी सारी जो प्लानिंग है वो चली जाती है, लिक्विडिटी नहीं रहती. क्योंकि घर एक इलिक्विड असेट है और कल को आपको पार्टली पैसा विड्रॉ करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉ करना है, तो बट आप उसको पार्ट में सेल नहीं कर सकते. तो आप पहले देखिए आपके बाकी गोल आपके मीट आउट हो रहे हैं, उसके साथ साथ ये कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए. आपका एक अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर आपके फ्रेंड्स ने एक लग्जरी अपार्टमेंट लिया है तो आप भी वो लग्जरी अपार्टमेंट ले लें, बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो उसको. बट जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर आपने ले लिया है तो आपके पास सेविंग नहीं बच रही है बिल्कुल. देन यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन द योर लाइफ स्टाइल. देन रेंट रेशियो एक हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी की वर्थ है वो 20 टाइम ऑफ रेंट है. जैसे अगर 30 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है, और वो रेंट के 20 टाइम से ज्यादा है, तो फिर देन इट मेक सेंस. अदरवाइज आप यू आर बेटर ऑफ इन रेंटिंग द प्रॉपर्टी. एक रेंटल यील्ड आप देख सकते हैं कि अगर रेंटल यील्ड आपकी 5 से ऊपर है, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे आपका अगर 1 CR का है आपकी प्रॉपर्टी, तो 1 CR की प्रॉपर्टी पे 5 मीन्स 5% 5 लाख. तो अगर आपके एनुअल रेंट आपका 5 लाख तक है, फिर तो आप यू आर बेटर ऑफ इन रेंट. अगर वो 5 लाख से ज्यादा आ रहा है तो इट इज बेटर टू बाय द हाउस. दीज आर दी थंब रूल बेसिकली. एंड सारा जब भी आप लोन ले रहे हैं, जो आपका जो एग्जिस्टिंग लोन प्लस घर की EMI मिला के आपकी टोटल इनकम का 30% से एक्सीड नहीं करना चाहिए. एंड ऑल्सो बिवेयर अबाउट द कॉस्ट इन्वॉल्व. हम जब घर परचेज करते हैं तो केवल घर की कॉस्ट नहीं होती है उसमें. बिसाइड स्टैम्प ड्यूटी आपके मेंटेनेंस चार्जेस हैं, लॉबी है, एलिवेटर्स हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, हाउस का इंटीरियर है, वो भी आपको कॉस्ट कंसीडर करनी है, GST है, देयर मैनी बिल्डर सूट चार्जेस, पार्किंग चार्जेस सेपरेटली. कई बार लोग 3 से 5 साल का एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस भी ले लेते हैं. तो ये सारी कॉस्ट भी हमारे को, जब हम घर परचेज कर रहे हैं, हमारे को एस्टिमेट करना है कि हमें उसका भी बजट बनाना है. तो नट सेल में हम इमोशनल और फाइनेंशियल एंगल से हमने दोनों देखे हैं. तो केवल एक फाइनेंशियल एंगल से भी हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते और केवल इमोशनल एंगल से भी नहीं ले सकते. तो हमें इमोशनल से अगर हमारा क्वालिफाई होता है तो देन वी हैव टू कम टू फाइनेंशियल एंगल. नाउ लेट अस डू सम कैलकुलेशन थ्रू एक्सेल कि वेदर इट मेक सेंस टू बाय हाउस और रेंट द हाउस. तो ये सिंपल अपना एक्सेल सीट है. इसमें यहाँ पर ये डिसीजन आप देखेंगे रेंट और बाय, यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा बेस्ड ऑन द पैरामीटर यू फीड.
तो पहले हम रेंटल की तरफ आते हैं। हमने भी है एज्यूम कि हम 20 साल रहने वाले हैं प्रॉपर्टी में। हमारा मंथली रेंटल 20,000 है, तो 20,000 है। एंड अगर हम एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो हमें 30% का बेनिफिट मिलता है, तो इफेक्टिव रेंट हमारा 14,000 हो गया। एनुअल रेंट विल बी 1,68,000। एवरेज ग्रोथ वी हैव टेकन 7%, though this figure fluctuate, but for the purpose of calculation we have taken it as a 7%। तो टोटल रेंट हमारा 20 ईयर पीरियड में इतना हो गया। प्लस एज वी आर नॉट बाइंग द हाउस, तो हमारा जो डाउन पेमेंट होता है वहां पर वो 15 लाख रुपए हमने सेव किया अपना। और ये जो सेविंग इन मंथली ईएमआई है, जो अगर हमने लोन लिया होता तो हमारी इतनी मंथली ईएमआई जाती, तो ईएमआई माइनस रेंटल ये हमारा सेविंग है। वी हैव अज्यूम्ड कि वी विल बी एबल टू जनरेट 10% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो ये सारा टोटल हमारा डाउन पेमेंट की वैल्यू और ईएमआई की वैल्यू मिला के हमारी नेट बेनिफिट ऑफ रेंटिंग ए हाउस इज वर्किंग आउट टू बी 3,57,15,679। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन रेंट वी कैन बाई द प्रॉपर्टी ऑल्सो। अगर हम बाई करते हैं तो हमारा क्या पे ऑफ है, 1 CR की वी हैव एज्यूम्ड की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 CR है। 15% इज द नॉर्मली मार्जिन पीरियड, तो हमारे को वी नीड टू हैव 15 लाख इन अवर हैंड। 85 लाख का हम लोन लेते हैं। एंड देन इंटरेस्ट रेट इज 7%, जो आज की रेट में चल रहा है। एंड लोन ड्यूरेशन इज 20,000। तो ईएमआई बिकम 65,900। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारी अफोर्डेबिलिटी है या नहीं है 65,900 की। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमें वी गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 अप टू 2 लाख रुपी। तो वी आर एज्यूमिंग कि हम उसमें 30% का हमारे को टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट टोटल लोन की रेट है वो 4.9% है। तो पोस्ट टैक्स द 65,900 इट विल बिकम 55,628। तो इस ड्यूरिंग दी 20 ईयर में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आउटगो विल बी अराउंड 48.5 लाख। मेंटेनेंस कॉस्ट वी हैव एज्यूम्ड एट 0.35% एंड विच विल इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। तो टोटल मेंटेनेंस भी हम इस पीरियड में हम 11,98,000 का दे देंगे। तो टोटल कॉस्ट हमारी ये बाइंग दी हाउस इज 1,60,49,000। और हम कैपिटल एप्रिसिएशन भी हम मान के चलते हैं कि हमारा प्रॉपर्टी में होता है एट द रेट ऑफ 7%। तो टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी की 20 साल बाद होती है 3,86,96,000। तो नेट बेनिफिट जो है हमारा 2,26 लाख है। तो यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेटर है वो बता रहे हैं कि वी आर बेटर ऑफ इन रेंटिंग द प्रॉपर्टी। अभी फैक्टर चेंज कैसे हो सकते हैं, अभी अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 7% की बजाय हमारी 9% से बढ़ती है तो कुछ चेंज आता है। अगर 9% से बढ़ती है तो वी आर बेटर ऑफ इन बाइंग द प्रॉपर्टी। अगर रेंटल है हमारा 7% की जगह 10% से बढ़ता है, देन वी विल चेक, देन इट इज बेटर टू बाय द प्रॉपर्टी। तो दीज आर दी वेरियस पैरामीटर्स जहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हाँ वी आर बेटर ऑफ इन बाइंग द प्रॉपर्टी और रेंटिंग आउट द प्रॉपर्टी। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। you can have this calculator. We are giving the link below the video also. You can email us and we will mail you the calculator also. So in that way, so we have tried to analyze it from both the angle, emotional and financial angle. आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, केवल इमोशनल एंगल मत लीजिए, केवल फाइनेंशियल एंगल मत लीजिए, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके जो भी आपका बेस्ट है आप उसके बेस पे डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।